हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के, और बेसिकली वो क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन के। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मासेस 1.5 kg, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास हैं 1.5 kg, मतलब सेम मास हैं, ठीक है। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो एक सेम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनकी डायरेक्शंस जो है अपोजिट है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, इन दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। बिफोर द कोलिजन, मतलब जब इनका टक्कर नहीं होता है तब, ओके। ड्यूरिंग द स्ट्राइक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। जब इनका टकराव होता है तब इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस पे बेस है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई दो बॉडी, पहले उसका मोमेंटम निकाल लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फिर टोटल मोमेंटम क्या निकाल लेंगे, बिफोर कोलिजन हो गया। फिर आफ्टर कोलिजन क्या करेंगे, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है, सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल मोमेंटम। फिर हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होता है वह उनका जो सम होता है इक्वल होता है, जबकि कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स जबकि अप्लाई न हो, तब के कंडीशन में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो आपकी जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वहीं उसी पे सारी क्वेश्चंस बेस हैं एक्सरसाइज के। यदि आप उसको पढ़े हैं तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, दो ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है, और एक ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। चलिए मैं इसको कुछ नाम, ये ऑब्जेक्ट ए नाम दे देता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बी नाम देता हूँ, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो ऑब्जेक्ट ए का जो मास है, मास ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना है, 1.5 kg, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी का मास कितना है, सेम मास है दोनों ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बी के, तो वेलोसिटी भी सेम है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो इनकी डायरेक्शन है, मतलब ये एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, बट इनका जो डायरेक्शन है, ये जो इनका डायरेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ कंडीशन है। ये कब की कंडीशन है, बिफोर कोलूजन, जब इनका टकराव नहीं होता है तब की ये कंडीशंस दोनों हैं। जब इनका टक्कर हो जाता है, तो टक्कर वाला चीज़ें मैं यहाँ बना देता हूँ, चलिए। जब इनका टक्कर हो जाता है ऐसा कुछ, ये बॉडी ए एंड ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट ए, चाहे जो भी है बॉडी बोलें चाहे ऑब्जेक्ट, जब इनका टक्कर हो जाता है तो ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ये एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। जब एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तो इनके जो मासेस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मास ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास बी। तो मतलब ये ए प्लस बी, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये कब की कंडीशन है, आफ्टर कोलूजन, ठीक है। जब इनका कोलूजन होता है तब की कंडीशन ऐसी हो जाती है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बिफोर कोलूजन जब इनका टक्कर नहीं हुआ था तब हम मोमेंट निकालते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, और टोटल मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं, चलिए। बिफोर कोलूजन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिफोर कोलूजन, यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, चलिए। बिफोर कोलूजन द टोटल मोमेंट, हमको यहीं तो कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंट पी ए कितना हो जाएगा एम भी, जैसा कि मैंने बताया था 1.5 एंड 2.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3.75 आ जाएगा, 3.75 kg मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट मैंने बताया था। फिर ऐसे हम मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी पी बी कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे मास तो, बट इसकी वेलोसिटी हम निगेटिव लेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, चाहे ऑब्जेक्ट ए की निगेटिव ले लिए चाहे ऑब्जेक्ट बी की, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा -3.75 kg मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। टोटल मोमेंट हम ही लिखते हैं क्योंकि बिफोर कोलिजन यहाँ पे लिखे हैं ना। टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी कितना है 3.75, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंट कितना है 3.75 माइनस ऑब्जेक्ट बी का 3.75, यही है ना। तो कितना आ जाएगा टोटल मोमेंट, और द टोटल मोमेंट बिफोर कोलिजन 0 हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट कितना होगा हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आफ्टर कोलिजन कितना होगा हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें। अब हम लोग बढ़ते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज v, द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज v। क्योंकि आपको पता नहीं ना, वेलोसिटी है तो कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता नहीं तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज v, लेट सपोज, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी कंबाइंड हो जा रहे हैं तो इनके जो मासेस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो द कंबाइंड ऑब्जेक्ट मास एम ए प्लस एम बी कितना हो जाएंगे, कितने हैं 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 10, मतलब 3 kg हो जाएगा ना, इतना ही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। कितना मोमेंट होगा हमारा, टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा हमारा इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, द मोमेंट ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट कितना होगा एम भी, एम कितना है 3 एंड बी, तो यही आपका जो है टोटल मूवमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब हम क्या करेंगे, इसका हमको क्या निकालना है, ये वेलोसिटी निकालना है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, मोमेंटम, तो मैंने क्या बताया था, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन तो इक्वल हो जाएंगे, या बिफोर कोलिजन, चलिए आफ्टर कोलिजन AFT, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंट। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट हमारा कितना है 3v आया है, ये 3v आया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3v इक्वल टू, एंड बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंट कितना है हमारा 0 आया है, ये 0 आया है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जो जब कंबाइंड होने पे, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो जाएंगे तो उसमें उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी। आपको आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आपको जो फार्मूले पते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस करते जाइए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट pushes back on us with equal and opposite forces, if the object is massive truck placed along the roadside, it will probably not move। तो मतलब अगर आप उस पर धक्का देते हैं तो probably तरीके से वो मूव नहीं करेगा। तो एक स्टूडेंट जस्टिफाई करता है दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसल ईच अदर। तो इसका कहने का मतलब यह गतिशील क्यों नहीं, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो उसके कारण वो कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो क्या करना है कि आपको बताना है कि यह ट्रक क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, तब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओके, तो कोई भी चीज़ समझना है तो उसका डायग्राम जब आप बनाते हैं ना तो आपको बहुत ही आसान लगने लगता है, कोई भी चीज़ हो। सपोज दिस इज द योर ट्रक। ओके, आपका ये ट्रक है, मान लीजिए रोड के किनारे खड़ा हुआ है, आप इसको धक्का दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मूव करेगा, इसमें कुछ मूवमेंट हो देखने को आपको मिलेगा? नहीं मिले, क्योंकि ट्रक का जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, उस पर माल लोडेड रहते हैं, कुछ आइटम्स लोडेड रहते हैं, तो इसकी वजह से उसका जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको ट्रक को मोशन में लाना है तो इन टायर और रोड के बीच एक फ्रिक्शन लगता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, भाई फ्रिक्शन तो लगेगा ही ना। तो इस फ्रिक्शन से ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे तो अब वो मोशन करेगी। द ट्रक हैज लार्ज मास, तो ट्रक का मास जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो देयर फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड रोड इज आल्सो वेरी हाई। तो ज़्यादा मास होने की वजह से इस रोड और इस टायर के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, टू मूव द ट्रक वन हैज़ टू अप्लाई अ फोर्स मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यदि आपको ट्रक को मूव कराना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ट्रक को मूव कराना है और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए 200 न्यूटन का लग रहा है। अब 200 न्यूटन से ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस ट्रक पे, मान लीजिए आप 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं या फिर 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये ट्रक मूव करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मतलब आपके द्वारा जो फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए इन द कंपेरिजन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, देन योर ट्रक विल बी मूव। अब जो स्टूडेंट जस्टिफिकेशन कर रहा है कि मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों कैंसल आउट हो जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा ट्रक मूव नहीं कर रहा है। बट क्या होता है कि देखिए, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस बिकॉज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जो फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन होता है वह सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है। से मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्ट करने के लिए टू बॉडीज़ का होना, टू डिफरेंट बॉडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अब मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी पे क्या एक्शन फोर्स भी लगेगा, क्या रिएक्शन फोर्स भी लगेगा? नहीं लगेगा। जब दो बॉडीज रहती हैं तभी तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। जैसे आप बाल को वॉल में जब स्ट्राइक करते हैं तो आप एक बॉडी, आपका एक बॉल एक बॉडी हो गया और वॉल एक बॉडी हो गया, तब आप एक्शन लेते हैं, तब बॉल हमको रिएक्शन देता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा जहाँ पे टू बॉडीज होते हैं वहीं पे अप्लाई होता है। तो ये जो स्टूडेंट द्वारा जो जस्टिफिकेशन दिया गया है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है इसलिए कैंसल आउट हो जा रहा है, इसकी वजह से हमारा ट्रक मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या रहा है कि यदि आपको ट्रक को मूव कराना है तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ट्रक मूव करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाई अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट्स along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है कि एक हॉकी बॉल है जिसका जो मास है 200 ग्राम्स है। ठीक है, ट्रेवलिंग एट, और वह कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और जब उसको एक स्टक बाय हॉकी स्टिक, जब इसको एक हॉकी स्टिक से उसको स्टक किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आया ना। और रिटर्न जब हो रहा है वो अपने ओरिजिनल पाथ से जब रिटर्न हो रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द अप्लाइड द हॉकी स्टिक। तो आपको चेंज इन मोमेंटम मतलब उस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं तो आइए देखते हैं। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक हॉकी बॉल है। ठीक है, ये आपका एक हॉकी बॉल है। थोड़ा और हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए। ये आपका हॉकी बॉल है। ठीक है, दिस इज द हॉकी बॉल। इसका जो मास है
इस हॉकी बॉल का जो मास है 200 ग्राम्स है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये कहीं मतलब किसी पाथ पे मूव मतलब इसको स्टक किया जा रहा है स्टिक हॉकी स्टिक से, तब यह किसी डायरेक्शन में मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब यह मतलब ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, इस कंडीशन में यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये हॉकी बॉल आपका यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर जब ये वहाँ से रिटर्न आ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए यहाँ पे मूव कर रहा है ये यहाँ पे, तो इस कंडीशन में जो इसकी वेलोसिटी है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। मास तो वहीं रहने वाला है, मास तो ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन ले रहा है तो ये कह रहा है कि इसमें इस हॉकी बॉल के मोमेंटम में एंड मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ। बेसिकली मोमेंटम में आपको चेंजेस पता नहीं कितना चेंज हुआ। और मोमेंटम में चेंजेस मैंने क्या बताया था, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पहले हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका जब हॉकी बॉल का इनिशियल मोमेंट कितना है और जब ये रिवर्स डायरेक्शन में तब उसका मोमेंट कितना है। तो अगर हम इसको दोनों कैलकुलेट कर देंगे और फाइनल में से माइनस हम कर देंगे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा हॉकी के बॉल में, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले जो हमको गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं, ओके। चलिए क्या है हमको गिवन डाटा, द मास ऑफ द हॉकी बॉल कितना है 200 ग्राम। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट होता है कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ग्राम में दिया है तो इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 केजी हमारा आ जाएगा। तब द वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल, तो हॉकी बॉल की वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड द, और एक और दिया है द वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड इन व्हेन इट्स कम टू ओरिजिनल पाथ टू पाथ एट रिवर्स डायरेक्शन, ओके। जब ये मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है तब, तो इसकी जो हम यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर आउट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनिशियल मोमेंट ऑफ द हॉकी बॉल, फर्स्ट वी कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंट ऑफ द हॉकी बॉल, द इनिशियल मोमेंट ऑफ हॉकी बॉल। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एम भी, तो एम कितना है 0.2 एंड भी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 2 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना है ना, हाँ 2 केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, द फाइनल मोमेंट ऑफ हॉकी बॉल। तो फाइनल मोमेंट कितना हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम भी। तो हमारा एम कितना है 0.2 एंड फाइनल मोमेंट कितना है -5 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा ना, हाँ -1, सॉरी यहाँ पे आप यूनिट का ध्यान रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नंबर वहाँ पे नहीं मिलेंगे, भले से आपका आंसर सही आया, क्योंकि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन द फिजिक्स, ओके। तो यहाँ पे -1 केजी मीटर पर सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल, कैलकुलेटिंग चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल। तो बॉल के मोमेंटम में कितना चेंजेस हुआ, तो हमको पता है चेंज इन मोमेंट क्या होता है, इक्वल टू
और फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल मोमेंट, यही तो होता है पी फाइनल माइनस फाइनल में से जब हम इनिशियल को माइनस कर देंगे तो वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हमारा आ जाएगा। तो फाइनल कितना है -1 है और इनिशियल कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम -3 kg/s। ठीक है, तो बस हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा जो चेंज इन मोमेंटम में आया 3 kg/s, इतना ही आंसर आया ना। हाँ, तो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10, द चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल इज 3 kg/s। ठीक है, आपका ये फाइनल आंसर होगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, ट्रेवलिंग अ हॉरिजेंटल विथ ए वेलोसिटी, और वह क्या कर रहा है, वह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 150 मीटर/सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो एक वुडन ब्लॉक रखा है उससे स्ट्राइक करता है। ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट में आ जाता है कितने सेकंड में 0.03 सेकंड के मतलब अंतर्गत वह रेस्ट में कंडीशन में आ जाता है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो वुडन ब्लॉक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक रखा है वह बुलेट कितने अंदर उसके हिल जाता है, मतलब घुस जाता है, आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और वुडन ब्लॉक उस बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपको ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट इसमें करनी है। तो चलिए हम इसका सलूशन लिखते हैं। तो हमको जो इसमें गिवन डाटा है पहले उसको हम लिख लेते हैं, फिर इसका हम सलूशन लिखेंगे। ठीक है, तो सलूशन इसका कैसे होगा ये देखते हैं। तो पहले सलूशन लिखने से पहले आप उसका गिवन डाटा लिखिए, इसमें क्या क्या गिवन डाटा आपको है। तो इसका मैं एक आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो द मास ऑफ बुलेट, जो बुलेट का मास है हमारा वह 10 ग्राम है, ग्राम में, तो इसको केजी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.01 kg। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा ना। और द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ओके, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ओके, एंड टाइम कितना दिया है, टाइम 0.03 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस एंड फोर्स। बट आपको देखिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए, समझ में आना, तो एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे फोर्स। तो हमारा एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, मैंने वहाँ पे आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताए थे। तो हम पहले यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसा दिया है। तो आपका ये एक वुडन ब्लॉक है, दिस इज द वुडन ब्लॉक। ठीक है, सपोज ये 2D में है तो आप 3D में है, तो मैं मान लेता हूँ वुडन ब्लॉक रखा हुआ है और आपका यहाँ पे गन है, ओके, इस गन से गोली चल रही है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ये, अब इस गन से गोली निकल रही है, ये गोली कह लो या फिर बुलेट कह लो, ओके, ये आपका बुलेट से यहाँ पे निकल रहा है और ये वुडन ब्लॉक स्टेशनरी है। तो ये कह रहा है कितना अंदर हमारा बुलेट अंदर हिल जाएगा और उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जितना अंदर आपका बुलेट यहाँ पे इंसर्ट करेगा इस वुडन ब्लॉक में, लाइक दिस, और इसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, कितने डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से कितना डिस्टेंस आपको ये कैलकुलेट करना है, कितना जितना अंदर वो बुलेट जाएगा, और वुडन ब्लॉक इस बुलेट पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका वुडन ब्लॉक है जो कि स्टेशनरी कंडीशन, मतलब
रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा गन है, गन, दिस इज द बुलेट। समझ में आया ना, ऐसा कुछ हमारा डायग्राम है, समझ गए आप लोग। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो क्या होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए हमारा फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है हमारा 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड ए आपको कैलकुलेट करना है, एंड टी कितना है 0.03। समझ में आया ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा a इंटू 0.03 इक्वल टू -150। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -150 अपॉन 0.03। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा a इक्वल टू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन, ठीक है। आपका एक्सीलरेशन याद है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सेकेंड इक्वेशन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थर्ड लग रहा हूँ क्योंकि वो आसान होगा थोड़ा हमारे लिए। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 150 का स्क्वायर है, प्लस 2a हमको दिया है, हमने निकाला है अभी जस्ट s। तो ये कितना हो जाएगा 2250 इतना हो जाएगा ना, हाँ, एंड माइनस 1000 इंटू 5 ना, इतना ही हो जाएगा। सॉरी यस है, यस, ओके। अब यस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2.25 मीटर बुलेट इंटू अ वुडन ब्लॉक इज 2.25 मीटर। तो इतना मीटर वो अंडर पेनेट्रेशन होगा इसका, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, फोर्स। तो वुडन ब्लॉक उस बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। द फोर्स अप्लाई बाई वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, हमको तो यही कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F बराबर m में होता है, F इक्वल टू ma। तो m कितना है हमारा 0.01 kg इंटू एक्सीलरेशन हमने निकाला था 5000, इसको हम निगेटिव में नहीं लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा ये 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा वो क्या करेगा, या तो निगेटिव में ले लीजिए, चलिए इसको निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव साइन से ले लेते हैं। तो -50 न्यूटन हमारा बुलेट उस मतलब हमारा जो वुडन ब्लॉक है उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ गया आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट है वुडन ब्लॉक के अंदर कितना होगा पेनिट्रेशन 2.25 मीटर, एंड वो हमारा जो वुडन ब्लॉक है वो कितना फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल मोमेंट कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये हम कब निकाल रहे हैं, आफ्टर द टोटल मोमेंट कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो कितना हो जाएगा, m भी हो जाएगा, m कितना है 6 एंड v मतलब यह 6 भी हो जाएगा, ठीक है।